तानाशाही से जुड़ी इतनी खबरें आती हैं कि हम डिक्टेटर न्यूज नाम से एक बुलेटिन बनाने की सोचने लगे। इतनी डेमोक्रेसी तो अभी बची हुई है कि अच्छा खासा डिक्टेटर न्यूज तैयार किया जा सकता है। वैसे भी फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 20% आबादी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रहती है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 के भीतर यह चार्ट मिला। ऐसा नक्शा भूगोल की किताबों में होता है जिसमें मिट्टी के स्तरों के बारे में जानकारी दी जाती है। बैंगनी रंग वाले हिस्से के लोग गुलाम का जीवन जी रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि 2005 में 46% आबादी आजादी का जीवन जी रही थी, जो अब घटकर 20% हो गई है। पीले रंग वाले हिस्से में वो लोग हैं जो आंशिक आजादी में जी रहे हैं। जो 2005 में आंशिक आजादी जीने वाली आबादी मात्र 17% थी, लेकिन 2021 में 41% आबादी आंशिक रूप से आजादी जीने लगी है। इसका मतलब है कि आज की दुनिया तरह तरह की डिक्टेटरशिप के तहत सांस लेने लगी है। यह सही समय है कि एक ग्लोबल मगर उससे पहले लोकल डिक्टेटर न्यूज लॉन्च कर दिया जाए। हमने डिक्टेटर न्यूज के लॉन्च के लिए खास तौर से ये एनिमेशन बनाए हैं। इसमें एंकर और रिपोर्टर केवल तानाशाही की भाषा बोलते हैं, इसलिए दोनों की शक्ल पर हिटलर का चेहरा लगा दिया है। आप जानते हैं कि बिना प्रेस की मदद के तानाशाही नहीं आती है, तो डिक्टेटर न्यूज बिना हिटलर के चेहरे के कैसे बन सकता है। एक और बात, हमने डिक्टेटर न्यूज के लॉन्च समारोह के लिए किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया, क्योंकि इसके लिए जिस किसी योग्य व्यक्ति को बुलाता वो बुरा मान जाता। हमने डिक्टेटर न्यूज के हेडलाइन बार यानी दंडिका के किनारे हिटलर की तस्वीर लगाने का फैसला किया। डिक्टेटर न्यूज की डीपी में हिटलर का फोटो ना हो, यह हिटलर का अपमान होगा। तानाशाहों का फोटो भले अलग अलग हो, लेकिन हर कोई उनमें झांककर हिटलर को ही देखता है। डिक्टेटर न्यूज में पहली खबर हिटलर से ही जुड़ी हुई है। हिटलर की आत्मा दुनिया भर में भटक रही है और उसका सामान नीलाम हुआ जा रहा है। यह उसकी घड़ी है जो अमेरिका में नीलाम हुई है। हिटलर जब 44 साल का हुआ तब उसके जन्मदिन पर यह घड़ी भेंट की गई थी। यहूदी नेताओं ने पत्र लिखकर नीलामी रद्द करने की मांग की, लेकिन नीलामी करने वाले ने कहा इसे खरीदने वाला अपने निजी संग्रह का हिस्सा बनाकर रखेगा। इस तरह से इतिहास का हिस्सा बच जाएगा। $10 लाख में यह घड़ी बिकी है। डिक्टेटर न्यूज के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि शुरुआत ही हिटलर के नाम से हो रही है। आज तो ग्रह नक्षत्रों ने बड़ी कृपा बरसा दी है। हिटलर की घड़ी नीलाम हुई है, मगर उसका समय आज तक दुनिया से नीलाम नहीं हो सका। ऐसा कोई धनवान नहीं जो हिटलर के समय को ही खरीद ले और दुनिया को तानाशाही से मुक्त करा दे। बिल गेट्स और इलॉन मस्क से ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। डिक्टेटर न्यूज में दूसरी खबर ट्यूनीशिया से है। ट्यूनीशिया नाम के देश में जहां 2011 में अरब क्रांति हुई, उसकी खूब चर्चा हुई। वहां एक तानाशाह आया है जिसके संविधान संशोधन के समर्थन में 94% वोट मिलने के दावे किए जा रहे हैं। इनका नाम राष्ट्रपति कायस साइद है। नए संविधान के अनुसार अब यही सरकार बनाएंगे, मंत्री चुनेंगे, संसद के अधिकार सीमित होंगे। ये जब चाहते हैं जजों को भी पद से हटा देते हैं। इन्होंने चुनाव आयोग पर भी कब्जा जमा लिया है, राजनीतिक दलों को किनारे लगा दिया है। ट्यूनीशिया में भी जबरदस्त आर्थिक संकट है। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, मगर तानाशाही की मौत चल रही है। डिक्टेटर न्यूज में तीसरी खबर है कि कनाडा के एक प्रोफेसर ने अपने अध्ययन में बताया है कि अमेरिका में 2030 तक तानाशाही आ सकती है। डिक्टेटर न्यूज की चौथी खबर अर्जेंटीना से आने जा रही है। यहां सेना के 19 पूर्व अधिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने 70 और 80 के दशकों में बड़ा जुल्म किया। इस समय अर्जेंटीना में महंगाई 60% और बेरोजगारी 42% है। लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, सैलरी मिल ही नहीं रही है। गनीमत है कि भारत इससे बचा हुआ है। डिक्टेटर न्यूज की अगली खबर म्यांमार से है। संयुक्त मानवाधिकार आयोग के विशेषज्ञों ने म्यांमार के सैनिक शासन की निंदा की है। कहा है कि इंटरनेट पर अंकुश लगाकर सैनिक शासन डिजिटल डिक्टेटरशिप कायम कर रहा है। यह डिक्टेटरों की दुनिया का नया आइटम सॉन्ग है। कोई भी कुछ लिख देता है तो पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जनता की आवाज जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए इंटरनेट बंद करवा देते हैं। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले कई कार्यकर्ताओं को भी फांसी पर लटका दिया गया है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी लोकतांत्रिक देश में डिक्टेटर न्यूज सुनना कैसा लगता है? यह वैसा ही सवाल है जैसा टीवी का रिपोर्टर दुर्घटना के वक्त भी पूछता है कि आपको कैसा लगता है। इसलिए हम यह सवाल नहीं पूछेंगे। डिक्टेटर न्यूज में अगली खबर जिम्बाब्वे से है।
यहां 80 के दशक में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था कनान बनाना। इनका काम तो खराब था ही, लेकिन नाम ऐसा था कि जनता इनके खराब कामों पर अपना गुस्सा निकालने के लिए इनके नाम का ही मजाक उड़ाती थी। तो बनाना ने एक कानून पास करवा दिया कि कोई भी बनाना का मजाक नहीं बनाएगा तो बनाना जेल भेज देगा। इस कानून को वहां इंसल्ट लॉ कहते हैं, आज भी लागू है। पूरा नाम इस तरह से, इंसल्टिंग और अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने राष्ट्रपति का इंसल्ट किया, अपमान किया, तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून अभी तक वजूद में है, हटाने की भी खबरें छपती रहती हैं। जिम्बाब्वे के मौजूदा राष्ट्रपति मंगाग्वा ने एक पत्रकार को जेल में डाल दिया क्योंकि पत्रकार ने उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। पत्रकार के खिलाफ इंसल्ट लॉ का इस्तेमाल किया गया है। आप गूगल सर्च कीजिए, क्या भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों या मजाक करने वालों को कभी गिरफ्तार किया गया है? सर्च कीजिए, यह काम आप खुद से कीजिए। डिक्टेटर न्यूज की यह खबर इसी साल जून की है। ब्राजील की अदालत में सुनवाई चल रही है कि जर्मनी की कार कंपनी ने ब्राजील में सैनिक तानाशाही के दौर में कारखाना लगाया, जहां पर बंधुआ मजदूरी कराई गई, महिला मजदूरों का बलात्कार किया गया और उन्हें मार दिया गया। फॉक्सवैगन के खिलाफ यह मामला 70 और 80 के दशक के जुल्म का है। फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्होंने 1982 में वहां की तानाशाही को उखाड़ फेंका था। उसके बाद फिलीपीन फिर से तानाशाही की चपेट में चला ही गया। बस आज की कई तानाशाहियां और मजबूत नेता थोड़े अलग लगते हैं। वे सीधे सीधे हिंसा का उस तरह से सहारा नहीं लेते जिस तरह से हम हिटलर के दौर को जानते हैं। पूरी तरह से सेंसरशिप भी नहीं लगाते। लोकतंत्र की नौटंकी करते हैं, न्यायपालिका में अपने जजों को भर देते हैं और उनके सहारे अपने हर क्रूर फैसले को कानूनी जामा पहनाते रहते हैं। मीडिया पर कंट्रोल करते हैं ताकि जनता कंट्रोल में रहे, झूठ के दायरे में रहे। इन्हें स्पिन डॉक्टर कहा जाता है। बात घुमा घुमाकर जनता की गर्दन इधर उधर घुमाते रहते हैं। जनता घूमती रहती है और तानाशाह अपनी कुर्सी पर मजे से बैठा रहता है। तानाशाही पर काम करने वाले कई प्रोफेसरों ने अपने रिसर्च से यह नतीजा निकाला है। इसलिए ग्लोबल डिक्टेटर न्यूज में अभी इतना ही रहने देते हैं, वरना मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी यानी भारत की खबरें छूट जाएंगी। दुनिया का हाल अच्छा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भी हाल अच्छा नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को भी भारत में तानाशाही का रूप कभी कभी नजर आ जाता है। विपक्ष के खेमे में तो उनके विरोधियों को भी उनके भीतर नजर आ जाता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपने कई भाषणों में परिवारवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। परिवारवाद को तानाशाही से भी बड़ा खतरा बता चुके हैं। विरोधी दल के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सभी ने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी तो लगातार अपने ट्वीट में तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भले लोकतंत्र है, लेकिन आरोपों में तानाशाही का इस्तेमाल कुछ कम नहीं होता। आज ही जया बच्चन ने तानाशाही का जिक्र कर दिया। एक ही इस पूरे भारतवर्ष में एक ही सरकार होगी, अंग्रेजों से कोई कम थोड़ी है तानाशाही इन लोगों की। अगर परिवारवाद को ही तानाशाही का रूप मान लें, तब यह सवाल उठता है कि इसकी किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए बीजेपी अपने भीतर क्या कर रही है। क्या बीजेपी तय कर पाई है कि परिवारवाद को बिल्कुल जगह नहीं देनी है? मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, यहां तानाशाही का एक रूप परिवारवाद चुपके चुपके नहीं, खुलेआम बीजेपी के भीतर सैर करता हुआ दिखाई देता है। हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना। आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, अब हार गए, लेकिन नहीं दिया, हमने कार्यकर्ता को दिया। इस वंश बेल के पक्ष में भी बीजेपी के तर्क हैं तो कांग्रेस हमलावर है।
भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं क्षेत्रीय जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाने के चक्कर में उन राज्यों का और देश को दीमक की तरह खाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती की तरह लिया है और अपने मूल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें टिकट दी है लोकल बॉडीज के चुनाव में, इस बात से बिना घबराए हुए कि परिणाम क्या होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पहले क्या कहा गया था, यहाँ नड्डा जी जब आए कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं भाजपा के और वो कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, लेकिन टिकट जब दिए गए तो महापौर के मामले में हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, खूब जम के भाजपा का परिवारवाद चला, भाई भतीजावाद चला। टिकट मिले, उनके जीतने पर जश्न मनाया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है और पूरी तरह से परिवारवाद में भाजपा लिप्त है। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए निकाय चुनाव कई मायनों में अभूतपूर्व रहे। चुनाव आयोग की चुप्पी भी ऐतिहासिक रही। शुक्रवार को भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कांग्रेसी नेता जिला पंचायत दफ्तर पर डटे थे। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा अंदर जाते रहे। बहस होती रही। कांग्रेस का दावा था कि 10 में से 8 उसके उम्मीदवार जीते, लेकिन कांग्रेस के 8 जिला परिषद सदस्यों में से 4 बिक गए, जिसमें से एक अध्यक्ष बन गया, दूसरा उपाध्यक्ष। झगड़े के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने गुंडा कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उसका अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। जो वो कांग्रेस जो कह रही थी कि भोपाल जिला पंचायत में हमारा बहुमत है, वो मुंह के बल गिरी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीती है। आज मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं सीहोर के चुने सदस्यों का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गंगा नदी में बैठकर वो सब शपथ ले रहे थे कि जिसको भी मुख्यमंत्री समर्थन करेंगे सभी सदस्य उसी व्यक्ति को वोट देंगे, साथ देंगे। ये माँ गंगा के किनारे सब शपथ लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की। मध्य प्रदेश में इस बार निकाय चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पार्षद होटल रिजॉर्ट घूमे, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, झूमा झटकी हुई, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन इस बार नेताओं मंत्रियों के रिश्तेदारों को जमकर टिकट बांटे गए। यही होता है कथनी और करनी का फर्क। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब हम लोग डिक्टेटर न्यूज से डेमोक्रेसी न्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश के सभी नागरिक 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों की जगह तिरंगा झंडे की तस्वीर लगाएं। इसी तरह की अपील गृहमंत्री ने की थी कि 22 जुलाई से ऐसा शुरू करें, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ। मगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ मंत्रियों ने अपने डिस्प्ले पिक्चर में, डीपी में तिरंगा झंडे की तस्वीर लगा दी है। पिछले 8 वर्षों में इस तरह के जन अभियानों की लंबी सूची बन चुकी है। लोगों को जगाने के नाम पर पहली बार इस तरह का अभियान नहीं आ रहा है। आप याद करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कई बार जगाया जा चुका है। आइए आज हम उस पहले अभियान को याद करते हैं जिसमें हम सभी को जगाया गया था। पहले याद करते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। याद कीजिए 2 अक्टूबर 2014 का दिन। प्रधानमंत्री दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बगल स्थित वाल्मीकि मंदिर गए थे। यहां पर झाड़ू लगाकर परिसर की सफाई की और देश भर में स्वच्छता का बिगुल फूंक दिया। उस दिन ऐसा लगा कि देश भर में स्वच्छता को लेकर जागृति आ गई है। अब कूड़ा करकटों की खैर नहीं, यह कहना गलत होगा कि कुछ दिन इसका असर नहीं रहा। बिल्कुल रहा, लेकिन यह मानने के कई ठोस कारण प्रतीत होते हैं कि असर कुछ ही दिनों तक ही रहा। उस साल कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, फिल्म अभिनेता झाड़ू लेकर जगह जगह उतर पड़े और सफाई करने लगे। विवाद भी हुए कि कहीं से कूड़ा उठाकर झाड़ू लगाने की नकली तस्वीर खिंचा ली,
तो साफ सुथरी जमीन पर भी झाड़ू लगाने की तस्वीरें आई, उस पर भी दावे हुए। यह सवाल हाल तक उठता रहा कि जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक टनल का उद्घाटन किया और वहां पड़े एक बोतल को उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया, प्रश्नकर्ताओं ने पूछा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जगह से तिनका साफ हो जाता है, यह बोतल कहां से आ गया। इसी तरह चीन के शी जिनपिंग भारत आए तो उनकी यात्रा के बीच प्रधानमंत्री समंदर के किनारे कचरा बिनने लगे। प्रश्नकर्ताओं ने तब भी पूछा कि जहां वे जाने वाले हैं, क्या उनके जाने से पहले इतनी भी सफाई नहीं हुई। मगर संदेश तो संदेश होता है, वो देश के लिए होता है। अभिनय से हो या सक्रिय भूमिका से, जैसे भी हो अच्छा होता है। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री ने हैशटैग आंदोलन की एक रूपरेखा तय की और 9 लोगों को ट्विटर से आमंत्रित कर दिया कि वे भी इस अभियान में हाथ बटाएं। इन 9 लोगों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हसन, सलमान खान, अनिल अंबानी जो बाद में डिफॉल्टर हो गए, दिवालिया हो गए, न जाने कितने बैंकों का पैसा साफ कर गए, लेकिन तब स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को भी इसमें शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने 9 ब्रांड एम्बेसडरों में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम लिया। पता नहीं वो किस देश में हैं और स्वच्छता का काम कर भी रही हैं या नहीं। इसके बाद तो हर दूसरा अगले 9 लोगों को टैग करने लगा और सफाई के लिए आमंत्रित करने लगा था। जल्दी ही यह अभियान बंद हो गया। 9 से 9 होते हुए देश भर में स्वच्छता के कितने ब्रांड एम्बेसडर बने और उन लोगों ने क्या क्या किया किसी को पता नहीं। इस शहर में अकेला मैं ही याद दिलाने में लगा हुआ हूं। मैं सोशल मीडिया द्वारा भी एक मूवमेंट खड़ी करना चाहता हूं। mygov.in ये मेरी वेबसाइट है। स्पेशली क्लीन इंडिया के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। आप भी हैशटैग क्लीन इंडिया के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और आप एक काम कीजिए, जहां गंदगी है वहां की एक फोटो लीजिए और उसके बाद सफाई करें, उस स्वच्छता वाला फोटो निकालिए, चाहे वीडियो निकालिए और इसको ऑनलाइन कीजिए, अपलोड कीजिए और साथ साथ 9 मित्रों को निमंत्रण दीजिए कि मैंने काम किया है, आप भी कीजिए। प्रधानमंत्री का आह्वान एक सीजन के लिए नहीं था, देश को हमेशा साफ करने के लिए था। मगर सांसद से लेकर अभिनेता तक सब धीरे धीरे उस अभियान को भूलते चले गए। कूड़ा करकटों को याद रहा कि जहां हुआ करते थे वहीं रहा जाए। हम केवल अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। इसका हमारे जनमानस पर कितना असर पड़ता है और क्यों